हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी फ्यूचर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम मार्केट की या बिहार की जो सबसे अच्छी बुक मानी जाती है बिहार स्पेशल के लिए करने वाले हैं। आज हम बिहार की नदियों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ अगर ये बुक आपके पास नहीं है तो मार्केट से ये बुक ले लीजिए, क्योंकि ये बुक बहुत ही अच्छी बुक है। हाँ, चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहले लिखा बिहार का अफवाह तंत्र के बारे में हम डिस्कस करेंगे आज, ठीक है। तो चलिए हम देख लेते हैं। बिहार के शिक्षक जो भर्ती आई है उसी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट 1 से 2 क्वेश्चन कन्फर्म आएगा, ठीक है। तो बिहार की नदियाँ देखते हैं। बिहार अफवाह तंत्र की दृष्टि से एक समृद्ध राज्य है। हाँ, यहाँ नदियों एवं उनकी सहायक नदियों का विस्तृत जाल है, ठीक है। अफवाह तंत्र के आधार पर बिहार को की 2 वर्गों में बांटा गया है। तो बिहार की जो नदियां हैं उनको 2 वर्गों में बांट दिया गया है। ये बिहार का नहीं, पूरे इंडिया के भी नदियों को 2 वर्गों में बांटा जाता है, ठीक है। एक होता है हिमालयी नदियाँ, एक होता है पठारी नदियाँ। हिमालयी नदियों की विशेषता क्या होती है? ये सदा नीरा होती है, मतलब वर्ष भर जल का प्रवाह करने वाली नदियाँ होती हैं। ये वर्षा पर आधारित होती है, जब वर्षा होती है तभी बारिश होती है। ये उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है, ये दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, ठीक है। ये नदियाँ पूर्ववर्ती होती है, ये नदियाँ अनुवर्ती होती है। तो ये पूर्ववर्ती आप बहुत याद रखिएगा, क्योंकि इससे बार बार क्वेश्चन आ जाता है। हिमालयी नदियाँ कैसी होती है? हिमालयी नदियाँ पूर्ववर्ती होती हैं, ठीक है। ये नदियाँ बड़े बड़े डेल्टा बनाती हैं, और जो पठारी नदियाँ होती हैं ये डेल्टा बनाती हैं, मतलब और छोटे डेल्टा बनाती हैं, ठीक है। ये नदियाँ बाल्यावस्था में हैं। हिमालयी जो नदियाँ होती हैं ये अभी नई नई नदियाँ बनी हैं, लेकिन जो पठारी नदियाँ होती है प्रौढ़ावस्था में है, मतलब ये बहुत पुरानी नदियाँ हैं। ये मार्ग परिवर्तन एवं गोकुल झील बनाने वाली नदियाँ हैं। ये सीधा गमन करने वाली नदियां हैं। गोखुर झील क्या होती है? ऐसे नदी आ रही है, मान लीजिए ये नदी आ रही है, यहाँ से नदी ये सीधे ना जाके ये यहाँ से कट जाती है, फिर यहाँ से चली जाती है। तो एक इसकी धारा यहाँ से चली जाती है, तो ये एक गोखुर झील बन जाता है, ठीक है। अत्यधिक जल संग्रहण के कारण बाढ़ का कारण बनती है। तो जो हिमालयी नदियाँ होती है, जैसे कोसी हो गई बिहार में ये, और दामोदर हो गई, तो ये सब नदियाँ बाढ़ का कारण बनती है। बाढ़ की कम संभावना होती है। गंगा, गंडक, कोसी, महानंदा, बागमती आदि हिमालयी नदियाँ ही बोल रहा है। और पठारी नदियाँ क्या? सोन, पुनपुन, फाल्गु, अजय, ये कौन सी नदियाँ हैं? आपकी पठारी नदियाँ हैं। चलिए हम आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे इससे आपको क्या मिलेगा। देखिए इस मैप से आपको, देखिए अब ये पूछ सकता है कि गंगा के दाहिने तरफ, तो ये गंगा नदी ये जा रही है, गंगा नदी ये है, तो इसके दाहिने तरफ से अगर देखा जाए तो इसका दाहिना ये वाला होगा, इसका बायां ये वाला होगा। पूछेगा कर्मनाशा गंगा के दाहिने मिलती है कि बाएं मिलती है? तो आपको कर्मनाशा गंगा के दाहिने मिलती है। जब ऐसे जा रही है नदी तो ये दाहिना हो गया ना, इस साइड जितना भी है पूरा ये दाहिना हो गया। पूछा गया सोन मतलब दाहिने पे मिलती है कि बाएं पे? तो आपको सोन मिलता है दाहिने पे मिलता है। अब बोला जाए निरंजना नदी, तो ये भी दाहिने पे। अब इधर से देखिए गंडक नदी गंगा के बाएं मिलती है, ठीक है, मतलब बाएं मतलब लेफ्ट, दाहिने मतलब ये राइट, ठीक है। और इधर कोसी इम्पोर्टेंट है ना, तो कोसी पूछा जा सकता है कि कोसी गंगा में के किस किनारे से था? बाएं किनारे से मिलती है कोसी, ठीक है। तो क्यूल नदी है, ठीक है। और फाल्गु नदी है, ठीक है, फाल्गु नदी ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, फाल्गु नदी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम ये आप देख लिए। अब इसी पूरे नदियाँ जितना है इसमें इन्हीं सब के बारे में हमको पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा गया है नदी, और ये कह रहा है उद्गम कहाँ से होता है, ठीक है। गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री से होता है, जो उत्तराखंड में है। घाघरा का उद्गम तिब्बत से होता है, ठीक है। गंडक
का उद्गम, इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, जो बिहार में ही खास तौर पे आता है जो कुछ नदियां हैं तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये नेपाल में, ठीक है, गंडक नेपाल में, बूढ़ी गंडक सोमेश्वर पहाड़ी में, ठीक है। इधर मुहाना, ये इतना नहीं इम्पोर्टेंट है, लेकिन गंगा की आप लंबाई, ये इम्पोर्टेंट है। गंगा की लंबाई बिहार में कितना है, 445 किलोमीटर, ठीक है। और गंडक की लंबाई कितनी है, 320 किलोमीटर बिहार में है, ठीक है। बूढ़ी गंडक की 260 है गंडक की, 320 है बूढ़ी गंडक की, ठीक है। अब देखिए ये आपका इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, 445 किलोमीटर गंगा की लंबाई है बिहार में, ठीक है। बागमती महाभारत श्रेणी से निकलती है जो नेपाल में है। तो आपसे पूछ भी सकता है महाभारत श्रेणी कहाँ है, नेपाल में, ठीक है। कमला महाभारत श्रेणी नेपाल से। कोसी नदी कहाँ से निकलती है, गोसाई स्थान से निकलती है। कोसी गोसाई स्थान से निकलती है। गोसाई स्थान का नेपाल में है। महानंदा पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले की पहाड़ी से निकलती है। तो महानंदा पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले की पहाड़ी से निकलती है। कर्मनाशा विंध्य पहाड़ी से निकलती है। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। कर्मनाशा कहाँ से निकलती है, विंध्य पहाड़ी से। और ये भी इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, सोन नदी अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, मध्य प्रदेश से, ठीक है। पुनपुन झारखंड पलामू से निकलती है, ठीक है। फाल्गु छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, ये भी इम्पोर्टेंट, जो मैं इम्पोर्टेंट लगा रहा हूँ वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अजय नदी जमुई से निकलती है। किऊल नदी हजारीबाग झारखंड से निकलती है, ठीक है। सकरी छोटा नागपुर पठार से निकलती है, ठीक है। अब चलिए हम किसकी बात करेंगे, गंगा नदी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। गंगा नदी उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, ये हम जान चुके हैं। इसकी लंबाई 25-25 किलोमीटर है, याद रखिएगा। गंगा की पूरी इंडिया में लंबाई पूछे तो 25-25 किलोमीटर बताइएगा, लेकिन अगर बिहार में पूछे तो 445 किलोमीटर बताइएगा। कितना, 445 किलोमीटर। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी दोनों नदियों के मिलने के बाद इस नदी को गंगा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो कौन कौन सी नदी देवप्रयाग में, अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलती हैं, ठीक है। गंगा नदी बिहार की सबसे प्रमुख नदी और प्रवाह तंत्र का आधार है, ठीक है। तो बिहार में गंगा नदी जो बीच से जाती है यही सबसे प्रमुख और प्रवाह है। दरअसल जो बिहार का ये मैप है, ये पूरा मैप है, ये बीच में धंसा है और किनारे किनारे पे ऊंचा है, तभी ये सभी नदियाँ यहाँ पे जाती हैं, ठीक है। गंगा नदी बिहार के बक्सर ज़िले में चौसा के समीप प्रवेश करती है। तो ये गंगा नदी जो उत्तर प्रदेश के बिहार के बक्सर ज़िले के चौसा के समीप प्रवेश करती है, ये बिहार में, और कटिहार के भागलपुर से सीमा बनाती हुई बिहार के पश्चिम बंगाल में चली जाती है, ठीक है। इस दौरान गंगा नदी बिहार के 12 जिलों से गुजरती है। तो आपसे ये पूछ सकता है गंगा नदी बिहार के कितने ज़िलों से गुजरती है, तो याद रखिएगा 12 ज़िलों से। बिहार की लंबाई क्या, बिहार में गंगा नदी की लंबाई 445 किलोमीटर, याद रखिएगा, ठीक है। बिहार में गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई पटना ज़िले में है, ठीक है, याद रखिएगा। तो पटना सबसे इम्पोर्टेंट ज़िला है पूरे बिहार का, तो पटना के और गंगा की लंबाई पटना में सबसे ज़्यादा है। गंगा की सहायक नदियों में घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, सोन, पुनपुन आदि नदियाँ बिहार में गंगा से मिलती हैं, ठीक है। जितना नदी बताएं याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा ये सभी नदी, ठीक है। चलिए देखिए, जबकि महानंदा अजय बिहार से बाहर गंगा में मिलती हैं। तो आपका ये दो नदी होता हैं, कौन, महानंदा और अजय, ये बिहार में नहीं गंगा से मिलती हैं, बिहार के बाहर गंगा से मिल जाती हैं। बांग्लादेश में इसे पद्मा कहा जाता है। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा अंततः यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है,
ठीक है। अब चलिए आइए घाघरा नदी के बारे में। यह मानसरोवर तिब्बत के पास से निकलती है। तो घाघरा नदी मानसरोवर तिब्बत से निकलती है, बिहार के सीवान में प्रवेश करती है, उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर बहती हुई सारण में गंगा में मिल जाती है। ठीक है, घाघरा नदी। अन्य नाम इसका क्या है? सरयू नदी, जो अयोध्या में बहती है सरयू नदी, उसी को घाघरा नदी कहते हैं। मैदानी भाग में सरयू कहते हैं। गोगरा करनाली ये नेपाल में बोला जाता है। आदि इसकी सहायक नदी कौन सी है? राप्ती, छोटी गंडक, शारदा, भेरी, सेती इसकी सहायक नदी है। किसकी? घाघरा की। उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, राप्ती याद रखिएगा, राप्ती इम्पोर्टेंट है। राप्ती और छोटी गंडक, ठीक है। गंडक नदी, गंडक नदी को नारायणी, सप्तगंडकी, शालिग्रामी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। गंडक की मुख्य शाखा धौलागिरी अन्नपूर्णा श्रेणी को पार करते समय गार्ज बनाती है। ठीक है। बिहार में भैंसा लोटन पश्चिमी चंपारण में प्रवेश करती है। गंडक नदी के बारे में कह रहा है। उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच 45 किलोमीटर की सीमा बनाती है। कौन? गंडक नदी। ठीक है। इसकी सहायक नदी है काली गंडक, त्रिशूली और बूढ़ी गंडक। तो गंडक की काली गंडक, बूढ़ी गंडक, त्रिशूली सहायक नदी है। ठीक है। इनमें मिलने वाले गोल गोल काले पत्थरों को शालिग्राम कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट रखिएगा, ये वाला। ठीक है। बूढ़ी गंडक के बारे में बात कर लेते हैं। सोमेश्वर श्रेणी के पश्चिमी भाग से निकलकर पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय जिलों में बहते हुए अंत में खगड़िया जिले में गंगा में प्रवेश मिल जाती है। ठीक है। इसका अन्य नाम सिकरहाना ऊपरी भाग में है। ठीक है। इसका बूढ़ी गंडक का अन्य नाम। ठीक है। इसकी सहायक नदी मसान, बलौर, त्यूर और घनौती आदि है। ठीक है। बूढ़ी गंडक के बारे में इतना पढ़ना है। अब देखिए बागमती नदी, बागमती नदी यह नेपाल में हिमालय के महाभारत श्रेणी से निकलती है। कहाँ से? हिमालय के महाभारत श्रेणी से। यह बिहार में सीतामढ़ी जिले में प्रवेश करती है। बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है? सीतामढ़ी जिले में। अंत में गंगा नदी में विलीन हो जाती है। ठीक है। पहले यह बूढ़ी गंडक में मिलती थी, लेकिन अब यह कमला नदी से मिलकर कोसी नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी? बागमती नदी। इसकी सहायक नदी लालबकिया, लखनदेई, मनोहरा, अधवारा, विष्णुमती आदि हैं। ठीक है। नेपाल में इस नदी के तट पर काठमांडू, पशुपतिनाथ मंदिर आदि स्थित हैं। ठीक है। तो नेपाल में इस नदी पर काठमांडू किस पे? बागमती नदी पर। और पशुपतिनाथ मंदिर किस नदी पे है? बागमती नदी पे। अब देखिए इम्पोर्टेंट है कोसी नदी। कोसी नदी बिहार के हर पेपर में पूछा जाता है, याद रखिएगा। यह नेपाल के उत्तर पूर्व में स्थित गोसाई स्थान से निकलती है। तो यह कहाँ से निकलती है? गोसाई स्थान से निकलती है। इसे नेपाल में सप्तकोशी कहा जाता है। तो आपसे पेपर में पूछा जाए सप्तकोशी किस नदी को कहा जाता है, तो सप्तकोशी कोसी नदी को कहा जाता है, क्योंकि यह 7 धाराओं से के मिलने से बनती है। कोसी नदी बिहार में सुपौल जिले में प्रवेश करती है। कुर्सेला में गंगा नदी में विलीन हो जाती है। कोसी नदी अपने मार्ग परिवर्तन, ये देखिए याद रखिएगा, यही इम्पोर्टेंट है, और बाढ़ के लिए कुख्यात है। इसलिए इसे बिहार का शोक, बिहार का अभिशाप कहा जाता है। तो आपसे पूछे बिहार का शोक किस नदी को? कोसी नदी को। आई होप इसको सबको पता होगा। इसकी सहायक नदी अरुण, तमोर, लिखू, दूधकोसी, तामाकोसी, इंद्रावती और सुनकोसी आदि है। ठीक है। महानंदा नदी, देखिए महानंदा भी इम्पोर्टेंट है। यह पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले की पहाड़ी से निकलकर किशनगंज, पुड़िया, कटिहार होते हुए मालदा, पश्चिम बंगाल में गंगा नदी में मिलती है। ठीक है। यह उत्तर बिहार की सबसे पूर्वी नदी है। ठीक है। तो यह उत्तर बिहार की सबसे पूर्वी नदी है। प्लीज़ जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे। इसकी सहायक नदी पेनोर, नागर,
बालासर और मेची है। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। आपका जब तक बिहार का पेपर नहीं हो जाता तब तक हम अच्छे अच्छे मटेरियल, अच्छी अच्छी वीडियो आपके लाते रहेंगे ताकि आपकी एक सीट बिहार में कंफर्म हो सके। ठीक है, कर्मनाशा नदी, इसकी उत्पत्ति विंध्य पहाड़ी से होती है और यह बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती हुई चौसा बक्सर में गंगा नदी से मिल जाती है। यह दक्षिण बिहार की सबसे पश्चिमी नदी है। कर्मनाशा नदी को अपवित्र नदी माना जाता है। तो कौन सी नदी को अपवित्र नदी माना जाता है? कर्मनाशा नदी को। सोन नदी, तो हमारे बिहार की सबसे मतलब अगर पेपर में आने वाली इम्पोर्टेंट नदी है तो सोन नदी है। यह मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से निकलकर मैकाल श्रेणी अमरकंटक के मैकाल श्रेणी से निकलती है। यह रोहतास बिहार और गढ़वा जिले झारखंड के बीच से बिहार में प्रवेश करती है। रोहतास और भोजपुर की पूर्वी सीमा बनाते हुए मनेर दानापुर में गंगा नदी में मिलती है। ठीक है, यमुना के बाद गंगा की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, तो यमुना के बाद गंगा की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? आपका सोन है। ठीक है, इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ रिहंद, कन्हार, उत्तरी कोयल है। सोन नदी पर डेहरी बांध, इंदपुरी बैराज, बाणसागर बांध स्थित है। सोन नदी पर बने नहरों में रोहतास, भोजपुर के शुष्क मैदानी क्षेत्र को बिहार का मुख्य चावल उत्पादक क्षेत्र बनाया है। ठीक है, पुनपुन नदी इम्पोर्टेंट है। यह झारखंड के पलामू जिले के छोटा नागपुर पठार से निकलती है तथा बिहार के औरंगाबाद, जहानाबाद होते हुए फतुहा में गंगा नदी में मिल जाती है। पुनपुन नदी, ठीक है, इसकी प्रमुख सहायक नदी मोरहर, मादर, दरधा आदि है। यह दक्षिण बिहार की दूसरी प्रमुख नदी है। तो पुनपुन नदी कौन है? दक्षिण बिहार की दूसरी प्रमुख नदी है। फाल्गु नदी, यह हजारीबाग के पठार से निकलने वाली लीलाजन तथा मोहाना नदियों के मिलने से बनती है और अंततः गया होते हुए पुनपुन नदी में मिल जाती है जो गंगा की उपनदी है। तो फाल्गु नदी बहुत ही इम्पोर्टेंट नदी है। अभी क्यों इम्पोर्टेंट है ये देखिए, गया में फाल्गु नदी के पास विष्णुपद मंदिर स्थित है जहाँ प्रतिपक्ष के दौरान लाखों की संख्या में हिंदू धर्म के तीर्थयात्री आते हैं। ठीक है, फाल्गु नदी पर भारत का सबसे बड़ा रबर डैम गयाजी डैम इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। गयाजी डैम किस नदी पर है? तो गयाजी डैम फाल्गु नदी पे है। ठीक है, याद रखिए गयाजी डैम फाल्गु। अब फाल्गु नदी की एक खासियत और है, क्योंकि फाल्गु नदी के किनारे ही गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब देखिए बिहार में नदियों के इस किनारे स्थित प्रमुख शहर कौन से हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पटना गंगा नदी के किनारे स्थित है, मोकामा गंगा नदी के किनारे, मुंगेर गंगा नदी के किनारे, भागलपुर गंगा नदी के किनारे, बक्सर गंगा नदी के किनारे, छपरा घाघरा नदी के किनारे, हाजीपुर गंगा नदी के किनारे, सोनपुर गंडक नदी के किनारे, मुजफ्फरपुर बूढ़ी गंडक नदी, खगड़िया बूढ़ी गंडक नदी, समस्तीपुर बूढ़ी गंडक नदी, दरभंगा बागमती नदी के किनारे, गया फाल्गु नदी के किनारे, फतुहा पुनपुन नदी और गंगा नदी के किनारे। ठीक है, अब देखिए बिहार की नदी घाटी परियोजनाएं। ठीक है, तो बिहार की नदी घाटी परियोजनाएं साथ में देख लेते हैं। ठीक है, जल प्रबंधन के उद्देश्य से बिहार में 3 बहुउद्देशीय परियोजनाएं का निर्माण किया गया है। तो इन परियोजनाओं का काम क्या है? बाढ़ को नियंत्रण करना, सिंचाई प्रबंधन, जल संरक्षण, पर्यटन, परिवहन, ऊर्जा उत्पादन आदि को लक्षित किया गया है। 3 परियोजनाएं कौन सी हैं? देखिए, सोन नदी पर, गंडक नदी पर और कोसी नदी पर, याद रखिएगा, सोन गंडक कोसी नदी पर।
अब देखिए सोन नदी परियोजना जो सबसे पुरानी परियोजना है, सोन नदी ये परियोजना का निर्माण 1874 ईस्वी में डेहरी रोहतास में किया गया था। ठीक है, यह बहुउद्देशीय नदी परियोजना बिहार की सबसे पुरानी तथा प्रथम नदी घाटी परियोजना है। ठीक है, डेहरी में बारून के पास सोन नदी पर बांध बनाकर दो नहरें दोनों किनारे से निकाली गई। ठीक है, पूर्वी सोन नहर, इस नहर से औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, अरवल, पटना तक की सिंचाई की जाती है पूर्वी सोन नहर से। पश्चिमी सोन नहर से, इस नहर से रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर आदि जिलों में सिंचाई की जाती है। ठीक है, सोन नहर पर दो जल विद्युत केंद्र कौन से? डेहरी जल विद्युत केंद्र, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। डेहरी जल विद्युत केंद्र किस नदी पर स्थित है? तो सोन नदी पर 6.6 मेगावाट तथा बारून जल विद्युत केंद्र 3.3 मेगावाट स्थापित किया गया है। तो बारून और डेहरी किस नदी पर जल विद्युत केंद्र हैं? तो सोन नदी पर, याद रखिएगा। गंडक परियोजना, गंडक परियोजना भारत एवं नेपाल की संयुक्त परियोजना है। इसका लाभ बिहार, उत्तर प्रदेश एवं नेपाल को मिलता है। गंडक परियोजना के लिए 1959 में नेपाल के साथ एक समझौता हुआ। इस परियोजना का कार्य 1960 में प्रारंभ हुआ। तो गंडक किसका लाभ देता है? बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपाल तीनों को लाभ मिलता है गंडक बहुउद्देशीय परियोजना से। ठीक है, इस परियोजना के अंतर्गत भारत नेपाल सीमा पर भैंसा लोटन के पास गंडक नदी पर बांध का निर्माण कर जलाशय का निर्माण किया गया है। ठीक है, तो भैंसा लोटन के पास यह बराज बांध वाल्मीकि नगर के पास त्रिवेणी संगम के पास निर्मित है। बार बार ये क्वेश्चन आता है, त्रिवेणी संगम किस बहुउद्देशीय परियोजना का हिस्सा है? तो गंडक। ठीक है, गंडक परियोजना में जलाशय से पूर्व और पश्चिम की ओर नहर निकाली गई है। एक पूर्वी गंडक नहर है, एक पश्चिमी गंडक नहर है। ठीक है, पूर्वी नहर 3 भागों में विभक्त है, जिसे तिरहुत, त्रिवेणी और दोन नहर के नाम से जाना जाता है। तिरहुत, त्रिवेणी और दोन नहर से पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली आदि जिलों में सिंचाई की जाती है। इस किस नहर से? ये त्रिवेणी, तिरहुत और दोन। पश्चिमी नहर जलाशय से नेपाल से होकर निकलती है। नेपाल में सिंचाई के अतिरिक्त इसे निकलने वाली सहायक नहरों में उत्तर प्रदेश में गोरखपुर, देवरिया, बिहार और सिवान और सारण में सिंचाई की जाती है। तो गोरखपुर, देवरिया, बिहार में आपका इसी गंडक से सिंचाई की जाती है, गंडक नहर जो निकाली गई। ठीक है, इस परियोजना के तहत पूर्वी नहर पर 15 मेगावाट का जल विद्युत केंद्र स्थापित है। इस प्रकार का विद्युत केंद्र पश्चिमी नहर पर भी बना है। ठीक है, कोसी बहुउद्देशीय परियोजना, कोसी परियोजना भारत एवं नेपाल की संयुक्त परियोजना है। तो कोसी परियोजना भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना। पूछा जाता है कि भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना कौन सी है? कोसी। इस परियोजना की स्थापना 1953 में की गई थी। यह परियोजना 1954 में लागू हुई। ठीक है, इस परियोजना के तहत हनुमान नगर बांध बनाकर नेपाल में जलाशय का निर्माण किया गया। यह परियोजना 1965 में पूर्ण रूप से तैयार हुई। ठीक है, कोसी पर निर्मित जलाशय से पूर्व एवं पश्चिम की ओर नहरों का निर्माण किया गया है। तो कौन कौन सी? पूर्वी कोसी नहर, इससे अररिया, सुपौल, पूर्णिया आदि में सिंचाई होती है। पश्चिमी कोसी नहर, इससे दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, बेगूसराय आदि की सिंचाई होती है। ठीक है, अब देखिए जलप्रपात इम्पोर्टेंट है। जब नदी की ढाल में आकस्मिक परिवर्तन आने से तीव्र वेग से पहाड़ से नीचे गिरती है तो जो जल होता है वो जो पहाड़ से नीचे गिरता है तो उसी को जलप्रपात कहते हैं। तो बिहार के प्रमुख जलप्रपात देख लीजिए, इम्पोर्टेंट है। काकोलत जलप्रपात नवादा में है। दुर्गावती जलप्रपात रोहतास है। सबसे ऊंचा जलप्रपात यही है, दुर्गावती जलप्रपात, जो रोहतास जिले में है। कर्मनासा जलप्रपात बक्सर में है। धुआं कुंड जलप्रपात सासाराम रोहतास में।
मंझर कुंड जलप्रपात सासाराम रोहतास में, जियार कुंड जलप्रपात भोजपुर में है, तिलहर कुंड जलप्रपात कैमूर में है। ठीक है। बिहार के प्रमुख झीलें देखिए, बिहार के प्रमुख झीलें देख लीजिए। कांवर झील कहाँ है? बेगूसराय ज़िले में। गोला बिल घोघा झील कहाँ है? कटिहार में है। कुकेश्वर झील कहाँ है? दरभंगा में है। घोड़ा कटोरा झील कहाँ है? तो ये राजगीर नालंदा में है। राजगीर की एक खासियत थी, ये 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। अनुपम झील कहाँ है? कैमूर में। सिमरी झील कहाँ है? सहरसा में। जगतपुर झील कहाँ है? भागलपुर में। मोती झील कहाँ है? तो मोतिहारी में, पूर्वी चंपारण। ठीक है। सरैया मन बेतिया पश्चिमी चंपारण में है। पिपरा मन मोतिहारी पूर्वी चंपारण में है। बिहार के प्रमुख नहरें देख लेते हैं। त्रिवेणी नहर किस नदी पर से है? तो गंडक नदी से। तिरहुत गंडक नदी से। दोन गंडक नदी। पूर्वी कोसी कोसी नदी पे। पश्चिमी कोसी कोसी। राजपुर कोसी। पूर्वी सोन सोन नदी से। पश्चिमी सोन सोन नदी से। लाभान्वित जिले इम्पोर्टेंट उतना नहीं है, देख लीजिएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपका बिहार के प्रमुख गर्म जलकुंड, तो राजगीर में अवस्थित है और एक मुंगेर। तो जलकुंड राजगीर में कौन? सप्तधारा, मखदूम कुंड, गोमुख कुंड, सूर्य कुंड, नानक कुंड। ठीक है। तो ये सब ब्रह्मा कुंड, बिहार का सबसे गर्म जलकुंड यही है। तो ब्रह्मा कुंड याद रखिएगा, ये आपका इम्पोर्टेंट है, ब्रह्मा कुंड जलकुंड। ठीक है। मुंगेर में कौन है? लक्ष्मण कुंड, रामेश्वर कुंड, जन्म कुंड, सिंगार ऋषि कुंड, पंचतर कुंड, सीता कुंड, ऋषि कुंड, भीम बांध, भरारी कुंड। गया में कौन सा है? अग्नि कुंड। ठीक है। तो आज अब बिहार की मिट्टी अब हम अगले वीडियो में करेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, तो आपको अगला जो बिहार की मिट्टी करेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको समझ में आ रहा गया होगा। 26-25 मिनट का वीडियो है, एक बार आप 2 की स्पीड में देख लेंगे तो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मैं यही सोच रहा था कि अगर आपके पास ये बुक नहीं है तो चलिए मैं बता देता हूँ, बाद में आप खरीद लीजिएगा। ठीक है। इस बुक को, तो बहुत अच्छी बुक है, आप इसको पढ़ लीजिए क्योंकि आपका सवाल यहीं से बनने वाला है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद। जय भारत।